आज बात करते हैं भारत के संविधान में हुए दो बहुत ही शुरुआती लेकिन बहुत ही जरूरी बदलावों की। ये वो बदलाव थे जिन्होंने हमारे लोकतंत्र और देश की सुरक्षा के सामने जो शुरुआती चुनौतियां थी ना, उनका डटकर सामना किया। अब देखिए, एक सवाल उठता है कि किसी भी देश की जो रूल बुक होती है यानी उसका संविधान, वो असलियत के साथ तालमेल कैसे बिठाता है। क्योंकि सच तो ये है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक जीता जागता दस्तावेज है जिसे देश की बदलती जरूरतों के साथ बदलना ही पड़ता है। और बस यही काम करते हैं संशोधन। तो संवैधानिक संशोधन मतलब क्या? आसान भाषा में समझे तो संविधान के टेक्स्ट में, उसके नियमों में एक फॉर्मलिक आधिकारिक बदलाव करना। और आज हम ऐसे ही दो शुरुआती लेकिन बड़े दिलचस्प बदलावों की कहानी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1952 की, प्रतिनिधित्व की पहेली की। आज़ादी के ठीक बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। आबादी तेजी से बढ़ रही थी और सवाल ये था कि इतने सारे लोगों के लिए एक फेयर, एक उचित लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व आखिर कैसे पक्का किया जाए। चलिए समझते हैं इस पहेली को। अब यहाँ एक सीधा सीधा टकराव देखने को मिला। एक तरफ था संविधान का मूल नियम आर्टिकल 81, जो कहता था कि लोकसभा में एक मेंबर, एक सांसद, ज्यादा से ज्यादा 7.5 लाख लोगों को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। और दूसरी तरफ थी भारत की हकीकत, यानी तेजी से बढ़ती हुई आबादी। ये जो नंबर है ना, 7.5 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक तरह से गणित की दीवार बन गया था। इस फिक्स लिमिट की वजह से जो चुनावी क्षेत्र होते हैं, उनकी सीमाएं फिर से तय करना, मतलब उनको फेयर और लॉजिकल तरीके से बांटना प्रायः नामुमकिन सा हो गया था। तो असल प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि परिसीमन, जिसे हम डिलिमिटेशन भी कहते हैं, वो प्रक्रिया लगभग ठप पड़ गई थी। और ये बहुत जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि यही सुनिश्चित करती है कि हर एक वोट की कीमत, उसका वजन लगभग बराबर हो। लेकिन उस एक नियम की वजह से ये हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर इसका हल कैसे निकला? हल निकला दूसरे संशोधन के रूप में। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही समझदारी भरा कदम था। सबसे पहले तो वो जो 7.5 लाख वाली सख्त सीमा थी, उसे हटा दिया गया। फिर संविधान के आर्टिकल 81 में जरूरी बदलाव किए गए और इसका नतीजा ये हुआ कि अब लेटेस्ट आबादी के हिसाब से सीटों का बंटवारा ज्यादा फ्लेक्सिबल तरीके से हो सकता था। मतलब लोकतंत्र की जो मशीनरी अटक गई थी, वो फिर से ठीक से चलने लगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1954 की एक और बड़ी दुविधा की। ये जो मुश्किल थी, ये किसी राजनीतिक प्रक्रिया की नहीं थी। नहीं, ये तो देश के अस्तित्व और उसकी आर्थिक स्थिरता से जुड़ी हुई थी। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। देश में खाने पीने की चीजों की भारी कमी थी। जो जरूरी सामान था, लोग उसकी जमाखोरी कर रहे थे। नतीजा, कालाबाजारी और आसमान छूती महंगाई। इतना ही नहीं, जूट और खाने के तेल जैसे जो जरूरी कच्चे माल थे, उनकी सप्लाई भी पूरी तरह से गड़बड़ाई हुई थी। और जो मौजूदा कानून थे, वो इस हालात को संभालने के लिए नाकाफी साबित हो रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार कुछ कर क्यों नहीं पा रही थी? वजह थी शक्तियों का बंटवारा। देखिए, हमारे संविधान में 3 लिस्ट हैं: यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। और उस वक्त जरूरी सामानों का व्यापार और कॉमर्स, ये सब ज्यादातर स्टेट लिस्ट का विषय था। मतलब इस पर कानून बनाने का हक राज्यों का था। तो केंद्र के हाथ बंधे हुए थे। वो पूरे देश के लिए एक जैसी नीति नहीं बना पा रहा था। इस संकट से निपटने के लिए ये जरूरी हो गया था कि केंद्र को ज्यादा शक्ति मिले, और वो शक्ति मिल सकती थी कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में बदलाव करके। और यहीं पर आता है तीसरा संशोधन, एक गेम चेंजर। इस संशोधन ने कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 में बदलाव किया। इससे केंद्र सरकार को ये अधिकार मिल गया कि वो देश के हित में जरूरी चीजों जैसे कि खाने पीने का सामान, पशुओं का चारा, कच्चा कपास और जूट, इन सब के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सके। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे संविधान में किया गया एक बदलाव जमीन पर असर डालता है। जानते हैं कैसे? इसी संशोधन ने 1955 के बहुत ही मशहूर आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का रास्ता साफ किया। वही एक्ट जिसने जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाम कसने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो अब सवाल ये है कि ये जो शुरुआती बदलाव हुए, ये इतने मायने क्यों रखते हैं? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनी बदलाव नहीं थे,
ये उस नए नए आज़ाद हुए राष्ट्र की ज़रूरतों का सीधा जवाब थे। अगर हम दूसरे संशोधन को देखें तो वो लोकतंत्र की मशीनरी को फाइन ट्यून करने के लिए, उसे ठीक से चलाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल अपडेट था। इसने ये पक्का किया कि देश जैसे जैसे बढ़े उसका चुनावी सिस्टम भी फेयर और लॉजिकल बना रहे। वहीं तीसरा संशोधन देश की बुनियादी ज़रूरतों और आर्थिक स्थिरता को बचाने के लिए उठाया गया एक बहुत ही ज़रूरी कदम था। इसने संकट के समय में केंद्र को वो ताकत दी जिससे वो देश के लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सके। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए कि जब कोई संकट आता है तो एक देश को केंद्र की शक्ति और राज्यों की आज़ादी यानी रीजनल ऑटोनॉमी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाना चाहिए। ये सवाल तब भी ज़रूरी था और आज भी उतना ही प्रासंगिक है।